हेलो गाइस, आज आपके लिए 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ साइंस के। तो बिना टाइम गवाए चालू करते हैं। आपके एग्ज़ाम का भी बहुत कम समय बचा है, तो ये 100 क्वेश्चंस होप करते हैं कि आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पूरे के पूरे पढ़ के जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस एक्सचेंज। मतलब पूछे हैं कि गैस एक्सचेंज के लिए, है ना, गैस एक्सचेंज के लिए कौन सा स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपने अगर पढ़ा होगा रिस्पायरेशन वाला चैप्टर, तो उसमें स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन में भी ये लिखा है, गैस एक्सचेंज अकर इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। ठीक है, लंग्स का पार्ट है एल्वियोलाई। ठीक है, लंग्स में पाया जाता है क्या, एल्वियोलाई। ठीक है, तो एल्वियोलाई से ही गैस एक्सचेंज होता है। चलिए ठीक है, इतना आगे चलते हैं। विच ऑर्गन इज़ पार्ट ऑफ बोथ द रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो दोनों रिस्पायरेशन के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, दोनों के लिए पार्ट, मतलब दोनों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो वो है अपना फेरिंग्स। कैसे पता चला, देखिए कि आप जानते हैं जैसे कि आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो जब आप खाना खाते हैं ना, तो वो जाता है सबसे पहले ओरल कैविटी में। ठीक है, फिर ओरल कैविटी से उसको भेज दिया जाता है फेरिंग्स में। ठीक है, फिर फेरिंग्स से वो डिवाइड हो जाता है ना। अब ऐसे एयर भी होता है, एयर भी जाएगा पहले ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा। ठीक है, फूड के साथ साथ कौन सा जाता है, एयर भी जाता है। ठीक है, तो एयर का रिलेशन हो गया रिस्पायरेशन से, और फूड का रिलेशन हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेशन हो गया, तो एयर और फूड सबसे पहले दोनों ही ओरल कैविटी में जाएंगी, ओरल कैविटी से फेरिंग्स में जाता है, और फेरिंग्स के बाद फूड होगा तो वो ईज़ोफेगस में चला जाएगा। ठीक है, और अगर एयर होगा तो ट्रैकी में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो अलग हो गया, मगर कॉमन पैसेज क्या रहा, फेरिंग्स रहा ना। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेरिंग्स। चलिए आगे चलते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द क्या, अच्छा, तो ये क्वेश्चन में पूछा है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ। तो जो एटॉमिक नंबर आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, तो वो क्या होता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। एटॉमिक नंबर को बेसिकली जेड से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम। ठीक है, सोडियम का मास नंबर होता है 23 और एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जो ऊपर लिखा रहता है वो होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो जितने भी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है ना, जेड, वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और एक यहीं पे आपको एक और चीज़ बता देते हैं, मास नंबर क्या होता है। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, और उस वो किसके बराबर होता है, वो टोटल नंबर ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन के प्लस न्यूट्रॉन के। ठीक है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ के कितना नंबर आ रहा है तो वो मास नंबर कहलाता है, और केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा जाए तो वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिएगा, ये मिलेगा आपको। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। विच टाइप ऑफ बॉन्ड शेयर्स इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। ठीक है, तो कई सारे प्रकार के जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपको दिया जाए, हाँ, तो जैसे आपको दिया जाता है हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है, H2 हो गया, तो लिखा तो H2 है, मगर ये H और H आपस में जुड़ा हुआ है एक बॉन्ड के द्वारा। समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको दिया जाता है CO2। ठीक है, तो CO2 में क्या होता है, कार्बन बीच में रहता है और वो ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। ठीक है, डबल बॉन्ड से। ठीक है, ये होता है CO2 का स्ट्रक्चर। याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपको पेपर में यही पूछ लें, तो ठीक है, तो ये CO2 होता है। तो ये सब बॉन्ड्स जो आ रहे हैं ना, डिफरेंट प्रकार के होते हैं। आयनिक बॉन्ड हो गया, है ना, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा होता है, कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है, तो उसका आंसर होता है कोवेलेंट। ठीक है, कोवेलेंट जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। जैसे आपको एग्जांपल के लिए समझाएं, तो आपको एक एग्जांपल देते हैं Cl2।
ठीक है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 2 क्लोरीन है ना, तो एक क्लोरीन आप इधर मान लीजिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है। एक क्लोरीन ये है, ठीक, और एक क्लोरीन ये है। तो इसमें आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके पास ज़रूरत होती है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास आए, ठीक है। तो इसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, दूसरे वाले क्लोरीन का लिया, तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे 8 हो गए इसके पास। फिर ये वाला क्लोरीन को भी 8 करना है, तो ये इससे ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब ये बॉन्ड बनेगा Cl और Cl के बीच में जब बॉन्ड बनेगा, तो वो क्या कर रहा है, इस Cl से भी ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इस Cl से ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो उसी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को क्या कहते हैं, एक कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स बाइल, है ना। बाइल क्या होता है कि बेसिकली बाइल जूस निकलते हैं अपनी बॉडी में, जो कि फ़ैट को इमल्सीफाई करता है। इसका वर्क क्या होता है बाइल का काम है फ़ैट को इमल्सीफाई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, लीवर नहीं, गैल ब्लैडर, लीवर से तो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्रोड्यूस अगर पूछता क्वेश्चन में तो इसका आंसर लीवर आ जाता, बट इस क्वेश्चन में लीवर नहीं आएगा, ठीक है। इससे पूछा गया स्टोर कौन कर रहा है, मतलब इसको रखता कौन है अपने पास, ठीक है। बनाता कौन है, लीवर, बट इसमें क्वेश्चन पूछे आपको कि इसको स्टोर करके कौन रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैल ब्लैडर, ठीक है। बाइल को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लीवर, मगर स्टोर कौन कर रहा है, स्टोर कर रहा है आपका गैल ब्लैडर, ठीक है। चलिए, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे आप समझ सकते हैं, स्टोर आपको ना वर्ड समझ में आ रहा हो, तो जैसे कि आपके घर में अचार बनता होगा, तो अचार तो आम का बनता है ना, मगर स्टोर किस में करते हैं, एक बक्स इसमें कांच की शीशी में करते हैं ना स्टोर, तो वही है जैसे वो आम का बन रहा है, तो इसमें लीवर से बन रहा है ये कौन, बाइल जूस, और उसको स्टोर कौन कर रहा है, गैल ब्लैडर, ठीक है। चलिए, इससे सिंपल से नहीं समझा जाएगा, ठीक है। चलिए, विच लॉ ऑफ द मोशन एक्सप्लेन, ठीक है। लॉ कैसा, लॉज ऑफ मोशन देखो न्यूटन के लॉ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन ऐसा कौन सा है जो एक्शन और रिएक्शन पे डिपेंड है, ठीक है, जो एक्सप्लेन करता है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा थर्ड लॉ, ठीक है। इसको किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। न्यूटन ने टोटल 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में अगर पूछा जाएगा तो इनर्शिया वर्ड आप ढूंढ लेना, सेकेंड में आपको पूछा जाए तो मोमेंटम बोला जाएगा, ठीक है, और इसी में से फोर्स का फॉर्मूला निकला था, ठीक है, F बराबर ma, और थर्ड वाला एक्शन रिएक्शन लिखा रहेगा। तो यही है न्यूटन के बारे में, अगर आपको आया न्यूटन के 3 लॉ मोशन के कौन कौन से होंगे, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। न्यूटन के 3 लॉ कौन कौन से हैं, पहला लॉ इनर्शिया पे था, ठीक है। इनर्शिया का कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, या फिर कोई चीज़ मोशन पे है तो वो मोशन पे रहेगी, वो तब तक रेस्ट पे रहेगी या तब तक मोशन करती रहेगी जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ न्यूटन का क्या कहता है कि जो मोमेंटम का जो रेट है, मतलब जब मोमेंटम के फॉर्मूले में हम डिवाइड कर देंगे टाइम, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे, mv होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, आपको चलो बता देते हैं, ठीक है, सिंपल है। देखिए, मोमेंटम को p से बनाते हैं और mv फॉर्मूला होता है उसको, ठीक है। और मैंने क्या कहा, p में जब t से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा mv/t, ठीक है। और v/t को कहते हैं एक्सेलरेशन, तो ma आ गया, तो F बराबर ma होता है, तो ये आ गया, ठीक है, यहाँ से सिंपल है। फिर उसके बाद थर्ड लॉ क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। अगर ये वर्ड मिल गया आपको तो आप वहाँ से बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आ जाएगा थर्ड लॉ, ठीक है। विच लॉ स्टेट्स रिलेट्स द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ठीक है। तो ये
चार लॉ जो है ना गैसियस लॉ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स लॉ, बट आपको एक एक लॉ पता होना चाहिए, सिंपल सा, तो जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। इसका आंसर तो ये है, देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसको याद रखिएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चार्ल्स लॉ हो गया और बॉयल्स लॉ हो गया, ठीक है। डाल्टन लॉ ने तो एटॉमिक थ्योरी दी थी। अवोगाड्रोस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉ, अवोगाड्रोस लॉ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट इसमें दोनों चीज़ होती है, टेम्परेचर भी होता है और प्रेशर भी होता है। इसमें होता क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये अगर लाइन आपको कहीं मिलने आ गई तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका अवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फिनोमिना इज, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं अब यहाँ पे, ठीक है, 8 वाला। तो विच फिनोमिना एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, जब कोई भी मेटल की शीट होती है उस पर हमारी सनलाइट पड़ रही होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मेटल के जो आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आउटर सरफेस पे, वो एमिट होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिंपल सी। तो ये कौन सा नेचर हो गया इसका, लाइट का पार्टिकल नेचर बताता है, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डबल्ड एट कांस्टेंट वेलोसिटी व्हाट हैपेंस टू इट्स वेवलेंथ, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव डबल, अगर फ्रिक्वेंसी को डबल कर दिया जाए, फ्रिक्वेंसी को अगर डबल कर दिया जाए, ठीक है, और वेलोसिटी को कांस्टेंट ही रखा जाए, ठीक है। कांस्टेंट मतलब होता है कि जो चीज़ बदली ना जाए, वो वही की वही रहे, ठीक है। तो वेवलेंथ पे क्या असर होगा ये पूछे हैं। तो इसका आंसर चलिए अब निकाल लेते हैं, इसमें वैसे आएगा हाफ आएगा, है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप देखते हैं कैसे आता है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफ से फ्रीक्वेंसी है, वी से वेलोसिटी है, लैम्डा जो ये जो साइन बना है ये वाला, ठीक है, ये क्या है आपका लैम्डा, लैम्डा मतलब फ्रीक्वेंसी, सॉरी लैम्डा मतलब है वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ है ये क्या है, वेवलेंथ, यही पूछा है। तो इस फॉर्मूला को जो आप रीअरेंज करेंगे तो लैम्डा बराबर वी अपॉन एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में ये दिए हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है डबल हो गई है, तो वी अपॉन 2f हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, लैम्डा का फॉर्मूला ये आ रहा था v बाई एफ, ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी f ही थी, समझ में आया। अब क्या हो गया, लैम्डा जो नया आया है, लैम्डा डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है, लैम्डा डैश क्या हो गया, v बाई एफ का आधा हो गया, मतलब नीचे 2 चला गया ना, तो हाफ हो गया, तो लैम्डा जो नया आया वो हाफ हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। समझ में आया, 9th का क्वेश्चन का हाफ ऐसे आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज डीएनए रेप्लिकेटेड, सिंपल सा क्वेश्चन है, माइटोसिस सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है ये, कि इसका आंसर आएगा एस फेज। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगर आपको सेल डिवीज़न आ जाता है तो कैसे करना है आपको क्वेश्चन। तो देखिए पहली बात तो इन्होंने क्या पूछा, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि डीएनए का कुछ अमाउंट था, ठीक है, उसने अपने आप को ऐसे ऐसे तो सिंगल अलग अलग कर लिया, फिर उसको डबल हो गया, ठीक है। अब ये पहले 1 था, अब 2 हो गया, इससे देखिए मतलब डबल हो गया। तो अपने आप का जो बढ़ाता रहता है ना अपना कंटेंट डीएनए, उसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये कौन सी सेल साइकिल के फेज़ में होता है, ये एस फेज़ में होता है, ठीक है, एस फेज़ में ये चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। अब सेल डिवीज़न में कितनी सारी चीज़ें आती हैं आप देखिएगा, लाइन से इसको याद भी होना चाहिए, ठीक है। सेल साइकिल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले आता है इंटरफेस, ठीक है, और दूसरा आता है एस फेज़, दूसरा आता है एम फेज़। अब पढ़िएगा,
पहला आता है, ठीक है। तो सेल साइकिल में 2 फेज़ आपको पढ़ना है, पहला है इंटरफेज़, दूसरा है एम फेज़, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंटरफेज़ में क्या पढ़ते हैं, देखिए सेल का इंटरफेज़ क्या है, इंटरफेज़ में सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है, ठीक है, मगर सेल क्या क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है डिवीज़न के लिए, ठीक है। सेल प्रिपेयर हो रहा है फॉर डिवीज़न। जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका रिजल्ट तो आ नहीं गया, ठीक है, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे ही इंटरफेज़ वही है कि सेल डिवीज़न की तैयारी हो रही है, अभी सेल डिवीज़न नहीं आ रहा है। मगर जब एम फेज़ आ जाता है तो एम फेज़ में एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, एक्चुअल डिवीज़न इधर होता है सेल का, ठीक है। ये चीज़ आपको आ गई। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है इंटरफेज़ में कितनी स्टेजेस होती हैं। इंटरफेज़ को डिवाइड किया गया है, सबसे पहले इंटरफेज़ में आता है G1 फेज़, फिर आता है S फेज़, फिर आता है G2 फेज़, ठीक है। ये फेजेस हैं सब, और ये क्वेश्चन पूछा गया था S फेज़ में क्या होता है, सेल डिवीजन, DNA का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ठीक, ये चीज़ हो गई, इंटरफेज़ आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद आती है बात, दूसरी फेज़ क्या थी, एम फेज़, है ना। तो एम फेज़ में क्या होता है, एम फेज़ को भी डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है प्रो फेज़, ठीक है, फिर आता है मेटा फेज़, फिर आता है एना फेज़, ए है, ठीक है, एना फेज़, फिर आता है टीलो फेज़, ठीक है। इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रो फेज़, मेटा फेज़, एना फेज़, टीलो फेज़, ठीक है। ये अभी आपके क्वेश्चन में नहीं आया तो अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर बाद में आता है तो एक्सप्लेन कर देते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था, अगर आपको ध्यान गया, कांस्टेंट टेम्परेचर कहाँ रहता है, बॉयल्स लॉ में मैंने बताया था ना, ये बॉयल्स लॉ में मैंने क्या बताया, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यही क्वेश्चन पूछा है इस बार आगे आके, क्या पूछा है कि गैस का कौन सा लॉ है जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर देखा जाता है ना, तो बॉयल्स लॉ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Which neurotransmitter is associated with sympathetic nervous system, ठीक है। तो इसका सीधा सा सीधा आंसर आ जाएगा नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। इसको आप रट लीजिएगा, इसको आपको रटना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन मसल सेल्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे, इसमें लोग बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लोग हीमोग्लोबिन लगा के आ जाते हैं आंसर, जो कि गलत है, ठीक है। अब देखिए क्या इसका मतलब है, ठीक है। अगर आपके लिए क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर आपको क्वेश्चन आया और पूछा गया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका आंसर दोनों हो सकता है कि तो हीमोग्लोबिन भी हो सकता है, मायोग्लोबिन भी हो सकता है। तो हम लोग को वहाँ पे क्या देखना है, कौन किस में पूछ रहा है। अगर ब्लड में पूछता है तो हीमोग्लोबिन हो जाता है, मगर यहाँ पे मसल्स में पूछा है, तो मसल्स में जो पाया जाता है मायोग्लोबिन, एम से मसल, एम से मायोग्लोबिन, याद रखना। ब्लड आता है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, वही आंसर हीमोग्लोबिन हो जाता है। मगर मसल सेल में पूछें तो मायोग्लोबिन है, ठीक है, मायोग्लोबिन, ठीक है। चलिए आगे 14th क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये सिंपल है, ठीक है। इसको आपको याद करने का एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा ट्रिक है CYXUVIMR, ये आपको एज इट इज़ रटना पड़ेगा, ठीक है। CYXUVIMR, सी का मतलब है कॉस्मिक वेव, आप नोट कर लीजिएगा ये नोट्स में। सी का मतलब है कॉस्मिक वेव, वाई का मतलब है गामा, एक साइन होता है गामा ऐसे बनता है, तो इसको वाई से मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है, वाई बना दिया इसकी जगह, ठीक। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो वाई की जगह गामा, गामा की जगह वाई बना दिया थे। सी से कॉस्मिक वेव, ओके, वाई से गामा वेव, एक्स से एक्सरे आपने पढ़ा होगा, यू से यूवी रेज होता है, वी से विजिबल होता है, ठीक है। और विजिबल में भी क्या आता है, विबग्योर आता है, ठीक है।
इंद्रधनुष के जो 7 कलर होते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो यही हैं, ठीक है। फिर आई से इंफ्रारेड हो गया है ना, एम से हो गया माइक्रोवेव और आर से हो गया रेडियो। ये सारी सीरीज़ मिला कर क्या बनाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब इसमें क्या देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपसे जैसे वेवलेंथ पूछ लिया ना इन्होंने, बट आपको दोनों चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप इधर से इधर जाएंगे तो जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ तो मैंने पीछे बताया था, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लेफ़्ट से राइट जब जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ेगा, मगर राइट से जब लेफ़्ट आ रहे हैं तो क्या बढ़ती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, एफ लिख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है। ऑप्शन में आपको क्या दिया है, रेडियो वेव दिया है, इंफ्रारेड दिया है, एक्सरे दिया है और गामा रे दिया है। गामा मतलब यही है, गामा वाई से डिनोट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा, शॉर्टेस्ट वेव मतलब किसके सबसे छोटी होगी, शॉर्टेस्ट मतलब छोटा ना वेवलेंथ। अब देखिए इधर से जब लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो इन्होंने पूछा सबसे छोटा किसका होगा, तो ये 4 चीज़ें पूछी गई थी, तो सबसे छोटा तो गामा का हो गया ना, तो आंसर इसका आ गया डी, ठीक है। और विबग्योर में भी अगर आपके कलर पूछते हैं तो भी यही चीज़ फॉलो होती है, अगर लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है, और अगर इधर से इधर आते हैं तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, ठीक है, 14th वाला जो भी पढ़ा आपने। विच ऑर्गेनल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। मतलब बेसिकली ये पूछे हैं इसमें कि कौन सा ऑर्गेनल का रिलेशन है, ठीक है। ऑर्गेनल आपको मैंने पढ़ा चुके हैं सेल में, ठीक है। एक ऑर्गेनल जो नहीं पढ़ाया था आपको, लाइजोसोम, आप याद रखिएगा, ठीक है। लाइजोसोम में क्या होता है कि जो डेड सेल्स होती हैं ना, तो उनके लिए यहीं आके मरती हैं, ठीक है। जो सेल का जो डेड पार्ट होता है ना, वो यहीं आके मरता है, ठीक है, लाइजोसोम में। तो क्या हो गया, लाइजोसोम एक एंजाइम भी रिलीज़ करती है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एपोप्टोसिस मतलब होता है कि सेल डेथ को प्रोग्राम करना, ठीक है। तो कौन कराता है, कौन सा सेल ऑर्गेनल है, लाइजोसोम, ठीक है। लाइजोसोम का एक दूसरा नाम है जो आपके पेपर में आएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, सुसाइडल बैग, ठीक है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल अगर पूछा जाए तो कौन है, लाइजोसोम, ठीक है। चलिए, और लाइजोसोम के पास खूब सारी एंजाइम्स पाई जाती हैं, यहाँ पे आपको लिखा है एक्सप्लेनेशन में, देख लीजिएगा। विच टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सी प्रकार की रिएक्शन अकर करती है जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और वाटर बन जाते हैं। मतलब ये पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन मिलाया तो वाटर बना, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये इस टाइप के रिएक्शन का नाम है कंबशन रिएक्शन, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब मिलता है ना, तो वो कंबशन रिएक्शन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। विच लॉ रिलेज द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, और फिर से देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक चीज़, कांस्टेंट टेम्परेचर आपने जैसे ही देखा वैसे ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, बॉयल्स लॉ। और आपको सिंपल तरीका आपको बता दें कैसे याद रहेगा बॉयल्स लॉ, एक ट्रिक है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक ये है कि बॉयल्स लॉ, ठीक है, और कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे याद रहेगा आपको, ठीक है। बॉयल, पानी को आप बॉयल करते हैं ना, तो गर्म होता है वो, तो गर्म से क्या लेना देना है, टेम्परेचर से लेना देना है ना, तो बॉयल्स लॉ ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब चलिए आगे। एसआई यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी की, सिंपल है ना, एसआई यूनिट फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, हर्ट्ज होगी, ठीक है, इसका आंसर हर्ट्ज होगा, ठीक है। एक और प्रकार के दो प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है, ये तो आपने पढ़ लिया फ्रीक्वेंसी। एक और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आता है, 1 टाइम, मतलब 1 सेकेंड हो जाएगा, या फिर क्वेश्चन में आपसे लिखा रहेगा S-1, एस जब ऊपर चला गया सेकेंड तो उसके पास -1। अगर आपको ये कहीं दिख रहा है तो वो भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, या फिर हट जा गया तो वो भी फ्रीक्वेंसी के यूनिट है, मगर ये दोनों अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन में दोनों प्रकार की मैंने बता दी फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं। विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बेसिकली इन्होंने पूछा फोटोसिंथेसिस में विच इज़ अ प्रोडक्ट, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनता है, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसके देखो 2 आंसर सही हो सकते थे, इन्होंने ऑक्सीजन दिया है बट ग्लूकोज भी होगा, ग्लूकोज भी तो लाइट से बनता है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज। और अब देखिए इसकी रिएक्शन आप लिख सकते हैं, 6CO2, चलिए 1 सेकंड रुकिए, CO2 और वाटर मिला के बनता है ग्लूकोज, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन, इसको याद रखिएगा,
ये सिंपल सी जनरल रिएक्शन लिख दी, आपको बैलेंसिंग पे अभी नहीं पढ़ना है, तो इस वजह से बैलेंसिंग में नहीं लिखा, नहीं तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है रिएक्शन, ठीक है। तो होता क्या है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और पानी की मदद से ग्लूकोज बना देते हैं, और ग्लूकोज जब बनता है और साथ में ऑक्सीजन भी निकालते हैं, तो इसके दोनों आंसर सही हो सकते थे, ठीक है। ऑक्सीजन भी सही हो सकता था, ग्लूकोज भी सही हो सकता था। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया तो इसका तो ओम आंसर आ रहा है। अब बेसिकली देखो इलेक्ट्रिकल चीज़ें 2-3 होती हैं, ठीक है। अगर आपसे रेजिस्टेंस पूछा तो आपका ओम तो आ ही गया आंसर। दूसरा अगर आपसे पूछते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो आपका यही आंसर क्या आता। या फिर आपसे पूछते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज, या फिर वोल्टेज का दूसरा नाम है पोटेंशियल पूछ लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहे हैं आपसे, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहे हैं आपसे, तो उसकी यूनिट क्या होगी। तो इसकी आती है करंट की एम्पियर आती है, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए से, है ना। और वोल्टेज और पोटेंशियल की क्या आती है, वोल्ट आती है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। और एक और चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट आती है आपकी कूलाम, ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल सी से, ठीक है। चलिए आपको इलेक्ट्रिक वाली जितनी भी यूनिट पूछी जाएंगी सब इससे कवर हो जाएगी। इन्होंने रेजिस्टेंस पूछा तो रेजिस्टेंस में ओम आता है, और हाँ ओम का साइन ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ठीक। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 21 पे पहुँच गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेविस बेस, ठीक है। बेस इसमें से क्या है, इसका सिंपल सा आंसर है अमोनिया, ठीक है, लेविस बेस है अमोनिया, ओके। तो लेविस बेस क्या होता है, बेसिकली जो H+ आयन को, है ना, H+ आयन को एक्सेप्ट करता है उसे बोलते हैं लेविस बेस, ठीक है। तो NH3 क्या करता है, NH3 ले लेता है H+ आयन को और रिएक्शन करा देता है, बन जाता है NH4+। इस वजह से ये क्या है, NH3 लेविस बेस, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन में लिखा है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर से बता दिया, मगर जो मैंने बताया वो आप सिंपल से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच कंपाउंड इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड आपका, ठीक है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ है जो पानी में घुलने पे अपने आयंस ईजिली दे दे, ठीक है, आयंस दे देता है किस में, वाटर में, ठीक है। मगर NaCl को जैसे आप सॉल्ट को डालोगे पानी में तो ईजिली दे देगा, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, ठीक है। वो Na+ का आयन दे देगा और Cl- का आयन दे देगा। HCl में भी इसी तरह H+ का आयन मिल जाएगा, Cl- का मिल जाएगा। NaOH में भी इसी तरह Na+ का मिल जाएगा, OH- का मिल जाएगा। मगर एसिटिक एसिड के जो वो होता है वो ईजिली नहीं मिलता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है CH3COOH। उसको जब आप पानी में मिलाएंगे ना तो आयन तो दे देगा क्या, CH3COO- है ना, और H3O+, ओके, आयन तो दे रहा है, बट क्या है ना कि सारा का सारा नहीं टूट रहा है, कुछ ही टूट रहा है इसमें आयन से, तो क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। चलिए आगे, इन विच टाइप ऑफ मिरर डू पैरेलल रेज कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछे हैं कि इन विच टाइप ऑफ द मिरर डू पैरेलल रेज कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट, तो इसका आंसर आता है, मिरर पूछ रहे हैं ना तो कॉनकेव, ठीक है। अगर यहाँ पे लेंस पूछते हैं तो इसका आंसर आ जाता है कॉन्वेक्स, ठीक है। बट अब आपको जो समझने वाली बात है वो समझिए, कन्वर्ज मतलब क्या है, ठीक है, और पैरेलल रेज क्या है, ठीक है। देखिएगा आप ध्यान से, कलर बदल लेते हैं, देखिए 2 पैरेलल रेज हैं, ठीक है, जो आपस में कभी नहीं मिलने वाली थी, वो कहीं दूर से आ रही हैं, और एक ये मिरर है, ठीक है। ये जो पीछे मैंने लाइन बनाई यहाँ से पेंट है, इस ये जो इधर वाला सरफेस है इसका, ठीक है, वो क्या है, वो पेंट नहीं है, तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये जब आई इसमें टकराई, इसमें टकराई, फिर वो जाके कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज मतलब एक जगह मिल गई, ठीक है। तो वो जिस जगह मिलेगी वैसे भी उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, FOCUS फोकस,
वो जो पॉइंट पे जहाँ पे टकराई हैं, ये वाला पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, फोकस कहेंगे। ठीक बात। मगर दूसरी चीज़ ये है कि एक सेकंड रुकिएगा। तो हाँ, फोकस हो गया ये पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूछे हैं कि इसमें हाँ कन्वर्ज हो गया, तो ये कौन सा लेंस, ये जो मैंने बनाया है मिरर, ये कौन सा मिरर था, ये हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब आपको बता देते हैं अगर ये कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर होता तो क्या होता। अब देखिएगा, इसमें इधर साइड वाला पेंट होता है और इधर साइड वाला रिफ्लेक्शन होता है। दो पैरेलल रेज आई तो जाएंगी, फिर ऐसे हो जाएंगी, ये गई फिर ऐसे हो गई, और ये कभी मिलेंगी ही नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। आपको क्वेश्चन में पूछा कन्वर्ज, कन्वर्ज कौन करा रहा है, कॉनकेव। समझ में आया। ठीक है। तो कन्वर्ज के लिए हमेशा क्या आएगा, कॉनकेव आंसर आएगा। कन्वर्ज होता तो ये वाला डायग्राम वाला मतलब कॉन्वेक्स बन जाता है। ठीक है। मिरर के केस में, अगर लेंस के केस में है तो इसका उल्टा आंसर आ जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब देखिए दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। मिक्सचर की बात हो रही है। ठीक है। हेट्रोजीनस मिक्सचर, मिक्सचर देखिए दो प्रकार का होता है। एक होता है एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन नंबर 25 पूछा ना, तो एक मिनट 24 पूछ रहे थे। 24 पे क्या पूछा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर देखिए दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनियस जिसे बोलेंगे, ठीक है, और एक होता है हेट्रो, HETERO। ठीक है। अब होता क्या है, ऐसा मिक्सचर होमो वाला समझा रहे हैं हम। ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है कि जिसको आपस में जब घोला जाएगा तो कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा। ठीक है। और हेट्रोजीनियस ऐसा है जो कम्प्लीटली सॉल्यूबल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल दें, जैसे आपको होमोजीनियस का एग्जांपल आप ले लीजिए, एक गिलास लीजिए और उसमें आप नमक 1 चम्मच घोल दीजिए तो वो घुल जाएगा कम्प्लीटली, तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। मगर आपसे अगर हेट्रोजीनियस का एग्जांपल पूछे तो आप 1 गिलास पानी सेम लीजिए वैसे ही, बट उसमें आप इस बार क्या करिए, बाहर से मिट्टी ला के डाल दीजिए। तो आप चाहे उसको जितना घोल लीजिए, फिर आप जब उसको कुछ टाइम तक रख देंगे तो वापस से सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाता है ना। तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब इसमें क्या पूछा है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को पहचानना है क्या है, तो वही सॉइल वाला आंसर आ गया। ठीक। चलिए 25, इसमें देखिए वही लिखा है, सॉइल इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग हो गया ना, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है देखिएगा, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है। अब अगर आपसे कौन सा टाइप का सेल डिवीजन पूछा जा रहा है जिससे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो आप सिंपल सा आंसर करिएगा, मियोसिस। अगर आपसे पूछते हैं ग्रोथ किससे हो रही है, तो आपका आंसर आ जाता माइटोसिस। ठीक। मगर आपसे इन्होंने क्या पूछा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है। तो गैमीट्स का फॉर्मेशन किससे होता है, मियोसिस डिवीजन से। ठीक है। अगर आपसे ग्रोथ पूछता तो माइटोसिस आता है आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है। ये इसका आंसर गामा आता है, आप रट लीजिएगा। ठीक है। इसको आपको सिंपल रटना ही है। सबसे पहले गामा आता है, फिर उससे भी कम किसका होता है, बीटा होता है, उससे भी कम अल्फ़ा होता है। ठीक है। ये ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए, गामा रे, बीटा रे, अल्फ़ा रे। ये गामा हो गया, बीटा हो गया, अल्फ़ा हो गया। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी हो गई, गामा की हो गई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वेव रिक्वायर्स अ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है। अब आपको देखिए, पीछे आपको पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो इसमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, कौन से प्रकार की वेव्स को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को दूर तक ले जाने के लिए या फिर ट्रेवल कराने के लिए। तो आपको जैसे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाए थे, है ना, एक मिनट, CY, है ना, CYXUVIMR। ठीक है। तो आपको ये EMW पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतनी होती थी। तो उसमें देखिए आपको एक्सरे मिल जाएगी, गामा रे मिल जाएगी, और लाइट तो है ही है ना ये सब। तो लाइट मतलब विजुअल लाइट की बात हो रही है। ठीक है। V मतलब विजुअल लाइट, या उसी को लाइट करें। तो साउंड नहीं लिखाया ना था ना आपने, तो साउंड ऐसी है कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है।
साउंड ऐसे नहीं ट्रेवल कर पाती। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो दूसरा वाला अगर सुन रहा है ना, तो आपने जो बोला है तो आपकी वॉइस वहाँ तक कैसे पहुँची, एयर के थ्रू पहुँची। ठीक है, पानी में भी ऐसे ही होता है, पानी के भी अंदर कोई बोलेगा तो जो पानी में रहेगा ना उसको सुनाई देगा। तो मीडियम से मीडियम ट्रेवल करती है कौन सी, साउंड वेव्स। ठीक है, लाइट वेव्स नहीं ट्रेवल करती, साउंड वेव्स करती है। विच क्वेश्चन क्या है 28, विच इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी साइट पूछे हैं कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसमें भी अगर आपसे पूछते हैं कौन सा पार्ट, तो ड्यूडेनम। ठीक है जी, याद रखिएगा। 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जुजनम, इलियम, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो सबसे पहला वाला पार्ट ही स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो प्राइमरी साइट है, जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 29, विच ब्लड कंपोनेंट इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा, ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या होता है, जैसे आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक है, तो आपको एक हाथ में मान लीजिए कट लग जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, कि वहाँ पे ऐसे डार्क ब्राउन करके या रेडिश करके पपड़ी आ जाती है ना, और ब्लड रुक जाता है बहना एक समय पे आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉट हो गया। ठीक है, और ज़रूरी भी होता है, अगर नहीं क्लॉट होगा तो सारा बॉडी से ब्लड ही निकल जाएगा ना, तो वो कौन कराता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जैसे आपने पढ़ा होगा, एक बीमारी सबने सुन रखी है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना, तो समझ सकते हैं आप कि जैसे लोग बोलते हैं कि डेंगू हो गया है ना, तो डेंगू जिसको हो जाता है तो बोलते हैं कि प्लेटलेट्स चेक करवा लो कितनी हो गई है ना, तो वही है। ठीक, तो प्लेटलेट्स यही होती हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड प्लेटलेट का हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछे हैं कि नाइट्रोजनस बेस बताइए आरएनए में जो प्रेजेंट होते हैं और डीएनए में ना प्रेजेंट हो। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं, 4 होते। देखिए आप पहले कितने होते हैं, देखिए एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, 5 हो गए। ठीक है, 5 प्रकार के हो गए टोटल नाइट्रोजन बेस। और उसमें से भी जो यूरेसिल है ना, ये तभी पाया जाएगा जब टी को हटा दिया जाएगा। ठीक है, आपको देखिए सिंपल से समझाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, ठीक है, अब देखिए वापस से देखिए, एकदम सिंपल है। देखिए नाइट्रोजनस बेस में 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो मेजर, एक होता है फ्यूरीन और एक होता है पिरामिडीन। ठीक है, ये आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब फ्यूरीन क्या होता है, फ्यूरीन में आता है एडेनिन आता है, ग्वानिन आता है। ठीक है, और पिरामिडीन में क्या आता है, सॉरी ये आएगा इसमें एडेनिन और थाइमिन आएगा। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन ही आएगा इसमें आ जाएगा थाइमिन और इसमें आ जाएगा साइटोसिन। ठीक है, ये आ गया, सही था। फिर से आप देख लीजिए, कंफ्यूज ना होइएगा। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, ये 4 प्रकार के हो गए। ये किसकी बारे में बात हो रही है, डीएनए के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो डीएनए में क्या हो गया, फ्यूरीन में एडेनिन, ग्वानिन आ गया और पिरिमिडीन में थाइमिन, साइटोसिन आ गया। मगर यहीं पे अगर डीएनए की जगह आरएनए कर दिया जाए तो इसमें बस एक ही चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि जो साइटोसिन है ना, ये जो साइटोसिन है ये हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, आरएनए में, सिंपल। तो ये हो गया आपका। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन आरएनए, मतलब ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो आरएनए में प्रेजेंट है बट नॉट इन डीएनए, डीएनए में प्रेजेंट नहीं है, तो आ जाएगा यूरेसिल, है ना, सिंपल। अब इसमें डीएनए का फॉर्म भी पूछा जाता है पेपर में आपसे, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए पूछा जाए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मतलब मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन हम लोग की बॉडी की कौन बनाता है, कोलेजन। ठीक है, कोलेजन है।
चलिए इसको याद होना चाहिए आपको। विच एसिड इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर? एसिटिक एसिड। सिंपल है, ठीक है, याद कर लेना। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। चलिए, विच प्रोसेस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पिरुवेट ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन? इसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस में ये होता है, ग्लूकोज से पिरुविक एसिड बन जाता है। पिरुविक एसिड को भी पिरुवेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, विच कंपाउंड इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसमें क्या है? ये है C6H6O6, C6H12O6, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। बेसिकली देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक वर्ड कहीं पे आए ना, तो वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन तो पक्का होना ही है। तो आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ देखो, इधर कार्बन और हाइड्रोजन तो मिल गया ना, इस वजह से यही आंसर आ गया। बाकी कहीं कार्बन हाइड्रोजन आपको दिख रहा है? कार्बन तो दिख रहा है मगर हाइड्रोजन नहीं है ना, तो कार्बन हाइड्रोजन दोनों होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुँच गए? 35। व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मीथेन है, ठीक है, आप रट लीजिएगा इसको। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। चलिए आगे, विच फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? अभी आपको पढ़ाया था सेकेंड लॉ ऑफ क्या, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ मैंने पढ़ाया था, है ना। तो मैंने कहा था P बराबर mv होता था, है ना। तो mv क्या है? मोमेंटम ही तो है। तो रेट अगर वर्ड यूज़ होता है ना, तो टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। तो v/t क्या होता है? a होता है। तो ma आ गया फॉर्मूला। ma किसका फॉर्मूला होता है? फोर्स का तो होता है, तो फोर्स आ जाएगा इसका आंसर, सिंपल। चलिए, विच एंजाइम ब्रेक डाउन फैट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? लाइपेज एंजाइम, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। फैट को कौन तोड़ता है? लाइपेज, वही लिखा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फैट, जैसे आपने कोई भी खाना खाया, उसमें फ़ैट होता है ना, तो फैट को ब्रेक डाउन कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका एंजाइम लाइपेज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4? ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत, आपको अगर आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा सकते हैं हम, ठीक है। अब आपको जिनको आता है उनके लिए बता दे रहे हैं, नहीं तो जो लोग को नहीं आता है वो सीधा आंसर इसका रख लीजिए +6, ठीक है। अब कैसे निकाला जाता है वो आपको बता रहे हैं, है ना। हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो जिनको आता होगा वो उनके लिए हो जाएगा रिवीजन। तो इसमें बेसिकली करना क्या है ना, सल्फ़र का पूछे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का होता है -2, हाइड्रोजन का होता है +1, तो 2 × +1, हाइड्रोजन वाला ले लिया, 2 हाइड्रोजन थे और +1 था, प्लस ऑक्सीजन का अब लेना है हमको, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है और -2 है, ठीक है। और प्लस हमको x मान ले रहे हैं हम सल्फ़र का, और इसको 0 के बराबर कर दें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे? 2 प्लस नहीं, हाँ प्लस, चलिए ठीक है, -8, 4 2 8 हो गया ना, प्लस x बराबर 0, ठीक है। x को x ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 8 को -8 को उधर भेजेंगे +8 हो गया, और +2 को इधर भेजेंगे तो -2 हो गया। तो कितना आ गया आंसर? +6 आ गया ना, ठीक है। 8 में 2 गया, +6 ही तो बचेगा, तो इसका आंसर यही आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा, आपके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आता है। चलिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेम्ब्रेन दैट सराउंड द हार्ट? ठीक है, अब देखिए सिंपल है, पहले से बिगाड़ दें। एक सेकंड रुकेगा, कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर अल्फ़ा हो गया था, ये हो गया था, लीवर तक तो पहुँच सकते हैं, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द हार्ट? ठीक है, उस मेम्ब्रेन का नाम बताइए जो हार्ट को सराउंड करती है, ठीक है, हार्ट को कवर करती है। तो उसका आंसर आ जाएगा पेरिकार्डियम, ठीक है। अब बाकी जो दिए गए हैं उनका मतलब क्या है, ठीक है, वो भी कवरिंग है, मगर किसकी कवरिंग है? हार्ट की तो नहीं है, हार्ट का होता तो आंसर तो वो लगाते हैं, तो पेरिकार्डियम है हार्ट की कवरिंग। बाकी किसकी कवरिंग है? प्लूरा जो है लंग्स की कवरिंग है, याद रख लीजिएगा।
पेरिटोनियम जो है ऑर्गन्स की कवरिंग होती है, जो बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, कई सारे ऑर्गन्स उनके बीच में डिवाइड करता है, तो ये चाहे याद ना करिए पेरिटोनियम वाला। मेनिंजेस जो है ब्रेन की कवरिंग है, ठीक है। चलिए याद होना चाहिए आपको। कफर सेल्स आर फाउंड इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो इसका सीधा आंसर आपका आ जाएगा लिवर, ठीक है। कफर सेल कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो लिवर आंसर उसका लगा दीजिएगा आप शांति से। चलिए अब आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, आपको बता ही चुके हैं एटॉमिक नंबर किसके बराबर था, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर था, ठीक है, ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला सबको पता है, बच्चे को क्या होगा, H2 होगा, है ना। और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और O2 होता है ऑक्सीजन, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। H2SO4 है, क्या है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फर है ना इसमें, तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, तो इसका आंसर सीधा आता है नाइट्रोजन, ठीक है, 78% होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन गैस, उसके बाद होता है ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए एयर में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है, पीएच जो होता है 7 न्यूट्रल होता है। अब देखिए पीएच का रेंज आपको बता दें 1 से लेके 14 तक होता है ना, और 1 से 7 बीच में आएगा और फिर 14 आ गया, तो 7 से अगर कम है तो एसिड हो जाएगा, 7 से ज़्यादा है तो बेस हो जाएगा, मगर केवल 7 है तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इन्वॉल्व क्या है, रस्टिंग जो होता है जंग लग जाती है, जैसे लोहा रखा है, लोहा में हवा पानी जब पड़ता है तो क्या होता है, हवा क्या है, ऑक्सीजन ही तो है ना, तो क्या है, हवा पानी जब लगता है तो वो जंग पड़ जाता है ना उसमें, तो ये किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। गैस इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो बताया था आपको रिएक्शन में भी ऑक्सीजन निकलती है, क्या CO2 के साथ वाटर जब मिलाते थे तो ग्लूकोज बनता था, और गैस कौन सी निकलती थी, ऑक्सीजन ही तो निकलती थी, तो ऑक्सीजन इसका आंसर आ गया। मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम इसका आंसर है, ठीक है, सिंपल सा। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को ऐसे ना लिख के Mg भी बनाया जा सकता है, ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे वो। द केमिकल यूज फॉर वाटर प्योरीफिकेशन इज़ एलम, ठीक है, एलम आप जानते होंगे बहुत लोग, एलम को क्या कहते हैं, फिटकरी, ठीक है, एलम वही है, फिटकरी है। तो वाटर पानी को प्योरीफाई करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, एलम, मतलब फिटकरी का यूज़ होता है। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है, इज कॉल्ड, अब आप देखिए क्वेश्चन क्या ही बना है, इसको फिल्ट्रेशन गायब कर देना चाहिए था, है ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता, इतना गायब कर देते तो इसका आंसर फिल्ट्रेशन आ जाता। आप समझते हैं ना, छन्नी लगाते हैं आप, चाय छानते हैं, है ना, छन्नी लगाते हैं, चाय छानते हैं आप, तो ऊपर पर चाय पत्ती रह जाती है और नीचे नीचे चाय आ जाती है ना, तो सॉलिड पार्ट तो ऊपर रह गया ना, किसके, ये कौन, ये प्रोसेस क्या है, फिल्ट्रेशन ही तो है ना। चलिए आगे, मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या है, सोडियम, ठीक है, बेसिकली मोस्ट रिएक्टिव तो मतलब आपका फ्रांसियम, मैंने बताया था आपको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है क्वेश्चन वाली तो उसमें फ्रांसियम बताया था मैंने। तो जो इतने ऑप्शंस दिए गए हैं ना, ये अगर आपको इन इतने ऑप्शन में ढूंढना होता है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल इनमें से कौन सा है, ना कि ओवरऑल पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जब ऑप्शन ही नहीं दिया है FR, तो कैसे आप बोलेंगे कि आपने तो FR पढ़ाया था मोस्ट रिएक्टिव, तो FR तो ऑप्शन में नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये 4 ऑप्शन में से भी कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो सोडियम है, क्योंकि सोडियम S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। आपको पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा ये, तो सारे वीडियो देखने हैं, सब आपस में कनेक्टेड हैं, तो आप प्लीज़ पीछे वाले वीडियो ज़रूर देख के आइए, आगे वाले वीडियो देखने से पहले, बहुत हेल्प होगी आपको। टैब भी देखा जा सकता है, ऐसा नहीं है, मगर पिछला देख लेंगे तो आपको ही फ़ायदा रहेगा। चलिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, सिंपल इवापोरेशन, ठीक है, इवापोरेशन। लिक्विड को जब, पानी को जब बॉयल करते हैं तो जो पानी उड़ जाता है वही वेपर कहलाता है, तो प्रोसेस क्या होता है, इवापोरेशन होता है। चलिए आगे, केमिकल सिंबल फॉर पोटेशियम। अब देखिए आप ये गलती करना करके आइएगा पेपर में, पोटेशियम P से स्टार्ट है तो P आप लगाइए, ऐसा ना करिएगा, ठीक है। P होता है फॉस्फोरस, यह पोलोनियम, K है पोटेशियम, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। आपको मैंने बोला रखा है पिछले वीडियोज़ में भी, 1 से लेकर 30 तक के जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर और उनका नेम तो याद ही कर लो, और सिंबल भी,
ये काम ही काम आएगा आपको, इसको छोड़ के नहीं जाया जा सकता है पेपर में, ठीक है। चलिए, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, अभी पीछे क्वेश्चन आया था एसिडिक एसिड, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल्स, ठीक है, तो ये होते हैं टोटल 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, और एक पेयर में मतलब 2 हो गए ना, तो टोटल 46 हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, दोनों में ही कितने प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर, ठीक है, 1 पेयर मतलब कि 2। ये किसकी बात हो रही है, सेक्स क्रोमोसोम की, ठीक है। अगर टोटल क्रोमोसोम की बात करें कितने होते हैं, तो 23 पेयर, आंसर आ जाएगा 46। ये 23 ना लगा दिएगा, क्योंकि ये नंबर पूछे हैं, तो नंबर में तो 23 पेयर में है ना, तो 46 आ जाएगा आंसर। चलिए, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस यूज़ करी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप पीछे पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में जो वो होता है ना, फिजनेस जो होती है, फिजनेस आप समझ रहे हैं, जैसे झाड़दार जो चीज़ें आती हैं उसमें, तभी तो पीते हैं ना, कि गैस वैस की प्रॉब्लम उससे सही हो जाए, है ना। और आप उसको कुछ समय के लिए खुला रख दीजिए, तो वो जो फिजनेस होती है वो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस उसमें भरी जाती है कोल्ड ड्रिंक में, वो निकल जाती है सारी की सारी, ठीक है। चलिए, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, ठीक है। अब इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, कि लिक्विड से गैस बन रहा था, है ना, मगर इस क्वेश्चन में उल्टा पूछे हैं, गैस से लिक्विड, तो आपको सिंपल सा कंडेंसेशन करना है रिएक्शन, ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रखना। अगर उल्टा पूछते हैं तो इवापोरेशन हो जाता है आंसर, ठीक है। चलिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, याद रखिएगा, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग के इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो जो हम लोग खाते हैं, तो NaCl हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आ जाएगा आयरन, ठीक है। और पिछले वीडियो में अगर पिछले क्वेश्चन में आपको अगर याद हो, तो क्वेश्चन आपको पूछते हैं क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जा रहा था, तो उसका आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, इसे कहते हैं फर्मेंटेशन, और ये भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ठीक है। जैसे पीछे पढ़ाया था आपको ग्लाइकोलिसिस, वैसे ही फर्मेंटेशन भी होता है, फर्मेंटेशन भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। बट इन्होंने क्या पूछा है कि शुगर से अल्कोहल जब बन रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। चलिए आगे, सब्सटेंस यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, उसे बोलते हैं आयोडीन, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आपको समझना है। जैसे स्टार्च क्या होता है, स्टार्च बेसिकली क्या है ना, एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, शुगर है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड या शुगर समझ सकते हैं। तो होता क्या है, जो जैसे आलू में शुगर पाया जाता है ना, तो स्टार्च के फॉर्म में ही होता है उसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा, शुगर की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, आयोडीन कैसे है, देखो, अगर आपको स्टार्च की प्रेजेंस बतानी है, कि जैसे आपको दे दिया गया आलू में, मैंने बताया ना ये आलू है, ठीक है, आलू में स्टार्च होता है, तो स्टार्च का हम लोग को पता लगाना है कि आलू में स्टार्च है, तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए, इसमें ऐसे पता चलेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा ना, आलू लिया और उसमें आपने छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको कट कर लिया, ठीक है, उसको आपने एक कटोरी पे रखा, उसमें डाला, और उसमें आपने आयोडीन सोल्यूशन लिया और उसमें डाल दिया, तो कलर चेंज हो जाएगा आयोडीन का, आयोडीन से, है ना। तो इससे पता चल जाएगा क्या है कि ये यहाँ पे स्टार्च की प्रेजेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्स की यूनिट क्या है। अब देखिए, आपको पीछे कितने क्वेश्चन करा दिए गए हैं, 60 क्वेश्चन हो गए ना, अभी आपके 40 क्वेश्चन और बचे हैं, तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। चलिए, फोर्स की यूनिट क्या होती है, देखिए, फोर्स की यूनिट जो आपको डायरेक्ट पूछे ना, न्यूटन होती है, ठीक है, आप इसको रट लीजिएगा, और बाकी आपको यूनिट याद करा दे रहे हैं, और किसकी यूनिट क्या है, ये पेपर में आएंगी। जूल होती है वर्क की या एनर्जी, है, कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या इवन हीट भी लिखा आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा जूल है उसकी यूनिट। वाट क्या है, वाट होता है पावर, है ना, पावर वाट की होती है, पास्कल किसकी होती है, प्रेशर की होती है, याद रखिएगा, ये यूनिट आपसे पूछी जाएंगी पेपर में एज इट इज़। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, 3 × 10⁸, ये याद रखिएगा, ऊपर 10⁸ होता है, ठीक है, और यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर किलोमीटर में अगर ये पूछ लेते हैं ये चीज़, तो 10⁵ हो जाती है, अगर सेंटीमीटर में पूछ लेते हैं ये चीज़, तो 10⁻10 हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 3 × 10⁻, में चेंज आ जाएगा।
अगर किलोमीटर में होता ना, मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर पूछते हैं, किलोमीटर पर सेकंड, तो 10⁵ आप ढूंढते हैं। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड पूछते हैं तो आप 10⁻10 ढूंढते हैं, मगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया है तो यही होगा आंसर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर नापने में? तो स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। आप जाते हैं डॉक्टर को दिखाने, उनके पास स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, वो ब्लड प्रेशर नापते हैं, आपके आर्म में लगाते हैं एक पट्टा और उसको दबाते हैं तो टाइट हो जाता है, वही है स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, चलिए। एसआई यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की, आपको पीछे बताया था एम्पियर होती है। चलिए आगे। फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कलर्स। ठीक है, वाइट लाइट जो होता है ना, वो अपने वाइट लाइट जो है वो कई सारे कलर्स में टूट जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। ठीक है, याद रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सी लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। अगर केल्विन में पूछ रहे हैं ये आंसर, ठीक है, तो इसको आप कर दीजिएगा 373 केल्विन, याद रखिएगा। अगर आपसे केल्विन में पूछ रहा है तो 373, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर आता है अब 27। फोर्स दैट अपोजेज मोशन, फ्रिक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या आता है? फ्रिक्शन आता है, याद रखिएगा। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे कहते हैं बैटरी। ठीक है, ये इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता उल्टा कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल, इसमें क्या पूछा है? केमिकल से चेंज होकर इलेक्ट्रिकल जा रही है, तो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर बैटरी, है ना। मगर आपसे पूछते हैं कि इलेक्ट्रिकल से चेंज होकर केमिकल में जा रही है, तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक होता है वो। ठीक है, LYTIC हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक। मगर ये क्या है? केमिकल से इलेक्ट्रिकल जा रही है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया जाए इसका, मोबाइल फ़ोन आपने सामने चलाया, तो मोबाइल फ़ोन जब आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसकी बैटरी से ही तो इलेक्ट्रिकल से, मतलब बैटरी में उसके अंदर केमिकल एनर्जी रिएक्शन हो रही है बैटरी में, और आप यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब आप फ़ोन चला पा रहे हैं, टॉर्च खोल ले रहे हैं, फ़ोन में कुछ भी स्क्रीन में वीडियो देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चल रही है ना। केमिकल बैटरी से आई एनर्जी और आपने इलेक्ट्रिकल में यूज़ कर ली। मगर आपकी बैटरी जब खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं? फ़ोन को चार्जिंग में लगाते हैं ना। तो फ़ोन को जब चार्जिंग में लगाते हैं तो आप बटन ऑन करते हैं ना चार्जिंग के लिए, तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी बनना चालू हो जाती है क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया। ठीक है, आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। चलिए, मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अगर आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में ना पता हो, बहुत लोग को ना पता हो सकता है, तो ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैसेस होती हैं जो क्या होती है ना, अर्थ में जब ये बढ़ जाती है ना तो अर्थ में गर्मी पैदा करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड विदाउट अ मीडियम, इसे कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, याद रखिएगा एज इट इज़। बिना किसी मीडियम से अगर हीट को ट्रांसफ़र करना है तो क्या करेंगे? रेडिएशन से ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, चलिए आगे। एसआई यूनिट ऑफ वर्क मैंने पीछे बताया आपको, क्या होता है? जूल, है ना, पीछे आपको बताया। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर यूज़ करने के लिए थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर में जो एलिमेंट यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं मरकुरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है HG से डिनोट करते हैं मरकुरी को। चलिए आगे। रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ और एरिया, दोनों पे डिपेंड करता है, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ दिस आंसर होगा, टिक कर दे रहे हैं आपको। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे। कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, इसको याद रखना, स्कैटरिंग की वजह से ब्लू कलर का जो स्काई होता है वो दिखता है। ठीक है, फिनोमेना का नाम है स्कैटरिंग। चलिए आगे। फ्रीक्वेंसी की यूनिट आप पीछे पढ़ चुके हैं, हर्ट्ज होगी। ठीक है, आगे। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज। ठीक, अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तो काइनेटिक एनर्जी आएगा आंसर। देखिए, आपसे अगर पूछ रहे हैं कि एनर्जी ड्यू टू मोशन पूछते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर ड्यू टू रेस्ट पूछते हैं आपसे, ठीक है, तो रेस्ट का आंसर आप करके आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे। डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सीधा आंसर बैरोमीटर, याद रखिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर नापना है आपको तो कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे? बैरोमीटर। ठीक है। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, सॉलिड से सीधा गैस बन जाए तो होता है सब्लिमेशन।
ठीक है। इसका एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे आप सबने एक ना एक बार कपूर तो जलाया होगा ना, कपूर पूजा करने के लिए, तो कपूर को इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर। तो आपने कभी देखा है क्या कैम्फर कभी गल गया? कभी नहीं होता। कैम्फर को आप जलाते हैं सीधा वो उड़ जाता है ना, तो कैम्फर पहले सॉलिड रहता है, सीधा वो गैस बन के उड़ जाता है। तो फिनोमेना क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा हुआ। चलिए आगे, इसका एग्जांपल भी पूछ सकते हैं, कैम्फर याद रखिएगा, ठीक है, कपूर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, क्या है पावर की यूनिट तो बता ही दिया था आपको, वाट, है ना, तो याद रखिएगा। चलिए आगे, आप क्या पूछ रहे हैं इसमें? द फिनोमेना ऑफ इको इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, इको मतलब जैसे आपको बताएं तो इको मतलब क्या होता है ना, जैसे आप पहाड़ में गए और वहाँ खूब तेज़ से चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज़ वापस रिपीट होकर आपके पास वापस आ जाती है, तो वही है इको, है ना। इको मतलब आवाज़ गूंजना, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होती है? साउंड आपने भेजा और वापस ही आपकी साउंड आई, तो रिफ्लेक्शन हो गया ना साउंड का, तो यही फिनोमेना है। चलिए आगे, अब विच ऑर्गेनल इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको पहले वीडियो में बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं आपको पता है तो सेल वाला पहला वाले चैप्टर, मतलब पहला जो आपको वीडियो मैंने बताया था उसमें हमने सेल को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अच्छा एटीपी जो है ना, एटीपी प्रोड्यूस होती है उसके द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, और एटीपी का फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। याद रखिएगा इसको, आता है पेपर में, ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। चलिए आगे चलते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन आप कर लीजिएगा उसका आंसर, ठीक है। अगर आपसे पूछता है किसका फंक्शनल यूनिट, अगर आपसे पूछता है ब्रेन का फंक्शनल यूनिट, तो ये हो जाएगा न्यूरॉन, ठीक है। अगर आपसे लंग्स का पूछते हैं फंक्शनल यूनिट, तो हो जाएगा एल्वियोलाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच विटामिन इज़ इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन के, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग मैंने आपको बता दिया था कि जब चोट लगती है तो जो ब्लड के थक्के बनते हैं, है ना, जो ब्लड को रोक लेते हैं, है ना, पपड़ी बन जाती है, तो वो विटामिन के की वजह से होता है। चलिए आगे चलते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, अगर आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे ह्यूमन बॉडी की, तो क्या है? लीवर। सिंपल सा याद रख लीजिएगा, लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है अपनी बॉडी की। अगर आपसे पूछें लार्जेस्ट ऑर्गन, तो वो स्किन है, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं पेपर में लार्जेस्ट ऑर्गन, ये तो ग्लैंड पूछे हैं तो लीवर हो गया, लार्जेस्ट ऑर्गन जो है स्किन, ठीक है, स्किन। चलिए, द जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया इज़, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में क्या होता है? डीएनए होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, डीएनए भी होता है, और एक और आपसे पूछ सकते हैं डीएनए ना लिख के प्लाज्मिड, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। चलिए, बैक्टीरिया में ही होता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पिरुवेट, आपसे आ गया ग्लाइकोलिसिस, पीछे पढ़े थे। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, रट लीजिएगा इसको चाहे जैसे करके, 7.4 होता है ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का पीएच 7.4 होता है, न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा। ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, है ना, ऐसे जैसे आपने ब्लड ग्रुप अपना पता होगा आपको, किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ ग्रुप होता है, तो जो किसी को भी ब्लड अपना डोनेट कर सकते हैं, है ना, यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, वो होते हैं ओ। और जो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं उन्हें कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, है ना, रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो वो ए बी हो जाता है। ए बी वाले जो ब्लड ग्रुप वाले हैं ना, वो बहुत फ़ायदे में हैं, वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। और ओ ब्लड ग्रुप जो है ना, वो किसी को ब्लड ग्रुप अपना दे सकता है ना, ब्लड अपना दे सकता है। चलिए, विच हार्मोन रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल, है ना। अब बॉडी में कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो अपना वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आप सोते हैं उठते हैं ना, तो एक आपकी साइकिल बन जाती है, आपने देखा होगा, है ना। अब तो मोबाइल के ज़माने में कहाँ ही हो पाता है, बट आप अपने बड़ों को देखिएगा, वो कितने सुबह उठ जाते हैं, उनकी डेली साइकिल बन गई कि वो इतनी समय उठते हैं, इतने समय सोते हैं, उनका फिक्स हो गया है। तो कौन से हार्मोन के कारण होता है? मेलाटोनिन के कारण होता है। लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? फीमर है, ठीक है, लार्जेस्ट बोन होती है अपनी बॉडी की, और इसी को थाई बोन भी कहते हैं, मतलब जांग में होती है हमारे, ठीक है। चलिए आगे, और अगर स्मॉल पूछें तो स्मॉल का आंसर आपका आ जाएगा स्टेप, ठीक है। स्टेप कहाँ पाई जाती है? ईयर में पाई जाती है, जो कि क्या है? ईयर मतलब कान, है ना, और स्मॉल है, सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस, ठीक है, सेरेबेलम, याद रखिएगा। जो हम लोग ब्रेन जैसे ना गाइड करता है ना कि क्या चीज़ें कैसे करनी है, तो जैसे आपको चलना है, साइकिल चलानी, कुछ भी बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो
ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेबेलम, उसके द्वारा होता है कंट्रोल, ठीक है। चलिए आगे। प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन सोमैटिक सेल, वो है माइटोसिस। ये चाहे आप छोड़ दीजिएगा, अगर याद हो पाए तो देख लीजिएगा, है ना। ये वैसे थोड़ा हायर लेवल का ही है, क्लास 12 में पढ़ाया जाता है वैसे, बट ठीक है। चलिए आगे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। ह्यूमन बॉडी का जब होता है ना, अगर 37 डिग्री सेल्सियस पे आपका बॉडी टेम्परेचर है तो आपको बुखार नहीं है, अगर 38 हो गया तो आपको बुखार चढ़ गया, है ना, वही चीज़। चलिए, सेल्सियस में है। द एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन, उसे क्या कहते हैं? पेप्सिन। पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, याद रख लीजिएगा। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक में, है ना? कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। स्टमक में पाया जाता है, याद रखिएगा, तभी स्टमक मैंने हाईलाइट किया। चलिए आगे। द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज इज लंग्स, ठीक है। आप सांस लेते हैं तो सांस कहाँ पहुँचती है? लंग्स में पहुँचती है, ठीक है। और लंग्स में से टिश्यू में जाता है ऑक्सीजन, तो आप टिश्यू से ब्लड में आपको मिल जाता है ऑक्सीजन, जो कि ज़रूरत होती है बॉडी को, और फिर ब्लड से आपको ऑक्सीजन मिलता है, और वो लंग्स के द्वारा फिर आप सांस जब छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस आपको रिस्पायरेशन वाला समझा दिया। विच विटामिन प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसका सीधा आंसर ए। कोई भी आई से रिलेटेड, विज़न से रिलेटेड, है ना, कुछ भी पूछ लें तो उसका आंसर विटामिन ए ही करके आ जाइएगा आप। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है? जीन, याद रखिएगा। हेरिडिटी मतलब क्या है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलता जा रहा है कैरेक्टर। जैसे आपके परदादा मान लीजिए बहुत लंबे हुआ करते थे, आपके पापा भी लंबे हुए, फिर आप जो आप हुए वो भी आप लोग भी लंबे हो गए, है ना। तो ये जो जेनेटिक से होता है, तो जीन होता है बेसिक हेरिडिटी यूनिट। चलिए, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक द फूड, तो प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाते हैं, और उस खाना को नाम क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, और इसका मॉलिकुलर वेट अगर पूछ लें तो 180, ठीक है। चलिए, अब क्या पूछा है? फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज, है ना। तो फ्लूइड का जो पार्ट है ना, प्लाज्मा है। ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट होता है ना, उसे प्लाज्मा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे। स्मॉलेस्ट फ्लूइड का जो इम्पोर्टेंट, द फ्लूइड पार्ट जो है ब्लड का, क्वेश्चन पूछा है, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, वो प्लाज्मा है आपका। तो प्लाज्मा मतलब ये होता है ना, जैसे कि फ्लूइड पार्ट मतलब ये होता है कि तरल पदार्थ, है ना। तो लिक्विड वाला स्टेट जो हो गया, तो क्या है? ब्लड जैसे है ना, तो ब्लड आपको तो लिक्विड फॉर्म में ही तो मिलता है ना। तो लिक्विड फॉर्म में ब्लड रहता है, ब्लड आपको पानी की तरह ही तो होता है ना ब्लड, है ना। तो ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती हैं, है ना। तो इसमें भी प्लाज्मा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्लाज्मा मान लो 55% है और ये 45% है, ठीक है। तो फ्लूइड पार्ट क्या है? प्लाज्मा हो गया। स्मॉलेस्ट बोन देखो आपको बताया भी था, स्टेप कहाँ पाया जाता है? ईयर में पाया जाता है। तो ये आपके टोटल आप गिनिएगा तो आपके 100 क्वेश्चन टोटल हो गए, ठीक है। तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है ना, और आपका पेपर एग्ज़ाम एकदम पास आता जा रहा है, तो आप क्या करिएगा, ये क्वेश्चन को, ये वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा। और इस क्वेश्चन से आपको हायर चांसेस, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप पेपर में बहुत रिपीट होते रहते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो आपके UPGET में हो या किसी भी और भी एग्ज़ाम में हो, तो आपको सारे जगह काम आएगा। जो जनरल साइंस के क्वेश्चन अगर कहीं भी आते हैं तो इधर से ही आएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे 1 2 3 वीडियो और इस 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के और पार्ट आएंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो में कि आपको और क्वेश्चन मिल पाएँ, और जल्दी ही आपको लिए क्वेश्चन निकालेंगे। तो ऐसा करिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक करना ना भूलिएगा। आप देखते हैं कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, ठीक है। धन्यवाद।